नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना शो इकोनॉमी टुडे, जहां हम आधे घंटे में आपके लिए लेकर आते हैं आर्थिक जगत की खबरों को बहुत ही सरल और सधे हुए अंदाज में। और अगर हम दुनिया भर के बाजारों की बात करें तो कल, क्योंकि महाशिवरात्रि थी, उसके उपलक्ष्य में मार्केट्स बंद थे। एक ट्रंकेटेड छोटा हफ्ता था। हमने देखा कि लगातार जो ट्रेडिंग सेशंस हैं वहां पर बिकवाली हावी है। तो क्या बाय ऑन डिप, और साथ ही जो चाइना के बाजार हैं वहां पर जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने फंडिंग को कहीं ना कहीं कॉशियस वे में रोका हुआ, क्या उसका असर तमाम बाजारों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? इसी पर करेंगे हम चर्चा भी, और बात होगी आज के फोकस से जुड़ी हुई। लेकिन सीधे रुख करते इस वक्त की आर्थिक सुर्खियां यानी टॉप लाइंस का। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित। वित्त मंत्रालय के मुताबिक किसान क्रेडिट कार्ड से देश के लगभग 8 करोड़ किसानों को हुआ फायदा। मुस्कुराया राष्ट्र का अन्नदाता। सरकार ने डुप्लीकेट पैन के लिए जारी की नई गाइडलाइन। एक से ज्यादा पैन कार्ड रखने पर लग सकता है 10,000 रुपए तक का जुर्माना। क्षेत्राधिकार वाले कर अधिकारी को अगर आपके पास 2 पैन कार्ड है तो एक पुराना स्वैप कर रद्द करवा सकते हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने असम को दी सौगात। 6 नए गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल्स का होगा निर्माण। आर्थिक विकास को मिलेगा बढ़ावा। बोडोलैंड क्षेत्र के बशबारी में वैगन वर्कशॉप भी की जाएगी स्थापित। और आज हरे निशान के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 117 अंक बढ़कर 74,719, निफ्टी 44 अंकों की बढ़त के साथ 22,592 पर। तो इन तमाम बड़ी खबरों पर रहेगी हमारी नजर। शुरुआत करते दुनिया भर के बाजारों से और देखते हैं कि सेंसेक्स का जो ओपनिंग काउंटर है एक लगातार लाल निशान में कारोबार होता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन आज थोड़ी हरियाली है। 74,719 का लेवल, 117 पॉइंट्स अप इस वक्त सेंसेक्स दिखा रहा है। वहीं निफ्टी पर भी डालते हैं नजर, क्योंकि मंथली एक्सपायरी और तेजी के साथ भारतीय शेयर बाजार खुले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 22,592 का लेवल है। 200 अंक ऊपर जो है बाजार खुला था। और एनबीएफसी स्टॉक्स इस वक्त कहीं ना कहीं फोकस में है। तो देख लेते हैं कि जो टॉप गेनर्स का चार्ट है वो किस तरफ इशारा कर रहा है, कौन कौन से वो स्टॉक्स हैं जो मजबूती के साथ इस वक्त खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, मैंने आपको जैसे कहा था, एनबीएफसी के 2 दिग्गज काउंटर है, श्रीराम फाइनेंस, इंडसइंड बैंक, हिंडाल्को, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व। यानी तमाम एनबीएफसी काउंटर्स बाजार में मजबूती के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बैंकों और एनबीएफसी को आरबीआई से बड़ी राहत मिली है। इस वजह से मिड कैप इंडेक्स में भी हल्की बढ़त हम देख रहे हैं। लेकिन कहां पर मुनाफा वसूली हावी है? अल्ट्रा सीमेंट, हीरो मोटोकॉर्प, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, ये तमाम वो स्टॉक्स जहां खबरों के दम पर एक्शन है। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि यहाँ गिरावट का दौर नजर आ रहा है, क्योंकि एनबीएफसीज का हमने यहाँ जिक्र किया है। तो एनबीएफसीज को दिए जाने वाले बैंक लोन से 25% का अतिरिक्त जो रिस्क वेटेज है हटाया गया है। तो एक पॉजिटिव दायरे में एनबीएफसीज के तमाम काउंटर्स हम गेनर्स चार्ट पर देख रहे थे। तो इन तमाम स्टॉक्स पर दिन भर रहेगी नजर, किस तरह से ये उथल पुथल मचाते हैं शेयर बाजार में। बात करते हैं किसान क्रेडिट को लेकर। तो देश में कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, और सरकार किसान क्रेडिट कार्ड पहल इसमें बहुत बड़ा योगदान दे रही है। वित्त मंत्रालय से मिली ताज़ा जानकारी के मुताबिक किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि अब तक बांटी जा चुकी है। और ये जो अमाउंट है ये केवल 2014 में केवल 4 लाख करोड़ रुपए थी। तो आप देखिए कि कितना अच्छा आवंटन और कितनी अच्छी बढ़ोतरी इसमें है। मंत्रालय के बयान के मुताबिक किसान क्रेडिट कार्ड से देश के करीबन 7 करोड़ से ज़्यादा जो अन्नदाता हैं उन्हें फ़ायदा हुआ। और किसान क्रेडिट कार्ड की राशि का इतना बढ़ना इस बात का परिचायक है, सबूत है कि देश में एग्री सेक्टर और इससे जुड़े जो तमाम अन्य एंसिलरीज हैं, यानी पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, किसानों को दिए जाने वाले सस्ते कर्ज में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। और वहीं देश में कृषि गतिविधियां जो हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। तो किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किसानों को हम बीज, फर्टिलाइजर्स, जो कीटनाशक जैसे जो तमाम उत्पाद हैं उनको खरीदने के लिए जो अब उन्हें समय पर बैंक से सस्ता कर्ज मिलता है। यानी मिडलमैन, महाजन की जो भूमिका है
उसे बिल्कुल सरकार ने खत्म कर दिया। वर्ष 2019 में सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ, मैंने जैसे आपको बताया, जो एलाइड सेक्टर्स थे, पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी से जुड़े जो किसान हैं, उन तक पहुंचाना शुरू किया। किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए सरकार बैंकों के ब्याज का 1.5% तक जो है वो खुद वहन करती है, यानी खुद उसे उठाती है। किसानों को 7% सालाना की दर पर 3 लाख रुपए तक का सस्ता शॉर्ट टर्म कर्ज दिया जाता है। अब इस बार के बजट में क्या हुआ? बजट 2025-26 में इस लिमिट को बढ़ाया गया, जिसे 5 लाख रुपए करने की घोषणा की गई है। और आइए अब बात करते हैं आज के फोकस से जुड़ी हुई इकोनॉमी टुडे में। अच्छा, हमारी कोशिश इकोनॉमी टुडे में हमेशा होती है कि हम आपको विकसित भारत की सकारात्मक कहानियों से, जो कि सच है, उनसे रूबरू करवाएं। और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो 10 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात होती है। अब आप लगातार सोचते होंगे भाई हम ये अक्सर कहते हैं तो ये होगा कैसे? ये उन सेक्टर्स की बदौलत होगा जो पहले तराशे नहीं गए थे। वो हीरे थे लेकिन उनके पास कोई जौहरी नहीं था, और स्पेस सेक्टर उन्हीं में से एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है। इस सेक्टर को पहले वो तवज्जो नहीं दी गई जिसका वो हकदार था। और यहाँ तक कि अगर हम स्पेस की बात करें तो टैलेंट की कोई कमी हमारे पास नहीं है। पहले साधनों को अभाव भी था, लेकिन सारा भाई जब साइकिल से लेकर चले और आज जब हम चंद्रयान के जरिए बहुत आगे तक पहुंच गए हैं, और इस पिछले दशक की अगर बात की तो स्पेस सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाया गया, क्योंकि पहले स्पेस सेक्टर को गोपनीयता और पर्दे में रखा जाता था, लेकिन भारत अब स्पेस सेक्टर में दुनिया को लीड करने का मादा रखता है। कैसे? हम समझेंगे कुछ अहम पॉइंटर्स के जरिए बहुत ही आकर्षक अंदाज में। अब स्पेस इकोनॉमी जो है वो 5 गुना यानी 5 टाइम्स बढ़कर $8 बिलियन से $44 बिलियन को कुछ ही वर्षों में पार करेगी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक रॉकेट रफ्तार मिलेगी स्पेस इकोनॉमी से भारतीय अर्थव्यवस्था को ऑल ओवर। इससे होगा ये, जिस वैल्यू एडिशन की हम बात कर रहे हैं इकोनॉमी में, वो होगा। ये रास्ता कैसे प्रशस्त हुआ? 2014 में जो अंतरिक्ष क्षेत्र है कहीं ना कहीं लॉकिंग पीरियड में थे, उन्हें अनलॉक किया गया। ये अनलॉकिंग कैसे हुई? सरकार ने अपनी नीतियों में स्पेस सेक्टर के लिए बहुत सकारात्मक बदलाव किए गए हैं। ये सकारात्मक बदलाव, इन पहलों को अगर देखें तो देखिए 2014 में अंतरिक्ष का जो बजट रहा होगा उसे अब तक 3 गुना बढ़ाया गया है। तो 2025-26 को अगर आंकड़ों से मैं आपको समझाऊं तो 13,416 करोड़ रुपए का बजट है। अब श्रीहरिकोटा के दरवाजे, जहां से बहुत से स्पेस मिशंस हुए हैं, वह आम जनता, मेरे और आपके लिए खोले गए। और कुछ ऐसा ही हुआ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ने जो अच्छी खासी हैंड होल्डिंग की है, तो पंख लगे स्पेस सेक्टर को। चंद्रयान मिशन आप देखिए, भारत ने 600 करोड़ रुपए में, मात्र 600 करोड़ रुपए में सफलतापूर्वक पूरा किया और अंतरिक्ष अन्वेषण नवाचार के लिए एक नए युग की शुरुआत की। चाहे हम चंद्रयान की बात करें, हम बात करें आदित्य L1 यानी सूर्य तक जाने के लिए, इसमें महिला वैज्ञानिकों की अहम भूमिका रही, यानी वुमेन रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ा है। और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक पहुंचने वाला देश बना हमारा भारत, जिसकी वजह से आज हम गौरव के साथ अंतरिक्ष में सर उठा के खड़े हैं। अंतरिक्ष उद्योग में नवाचार और अवसरों को बढ़ावा दिया गया और अंतरिक्ष के जो स्टार्टअप्स हैं वो एक ऐसा इकोसिस्टम लेकर आए जो सफल उद्यम बने हैं। ये लबो लुबाब रहा कुछ पॉइंटर्स के जरिए कि आखिरकार जब हम स्पेस इकोनॉमी को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने की बात कर रहे हैं तो हमारे पास कितना अहम, अगर हम देखें, सपोर्ट है सरकार का। और इसी पर चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल भट्ट साहब, रिटायर महानिदेशक इंडियन स्पेस एसोसिएशन। भट्ट साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप कई बार हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए हैं। सवाल मेरा ये है, जिस तरह से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि हम लीड करने वाले हैं स्पेस सेक्टर में, और स्पेस सेक्टर का जो ये रॉकेट है वो भारतीय अर्थव्यवस्था को फ्यूलिंग करने के लिए रेडी है, बस टेक ऑफ की तैयारी है। निश्चय ही 2020 में भारतीय सरकार ने एक बहुत अहम ऐतिहासिक डिसीजन लिया, और वो डिसीजन था
कि स्पेस को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया और उसके फलस्वरूप बहुत सी नई स्टार्टअप्स स्पेस के सेक्टर में आए और आज के दिन में तकरीबन 200 से 250 स्टार्टअप्स स्पेस में काम कर रही हैं। जी। और साथ ही जो आप जिसका आपने विवरण भी दिया, $8 बिलियन जो भारतीय स्पेस की इकोनॉमी 2022 में है, दुनिया की इकोनॉमी की सिर्फ 2.3%, वो 2023 तक 5 गुना बढ़ने के लिए पूरी कोशिशें की जा रही है कि वो $44 बिलियन तक हो। और इसमें सबसे बड़ा सब सेक्टर जो जिसमें सबसे ज्यादा अहम डेवलपमेंट होगा वो है सैटेलाइट कम्युनिकेशन का। और अन्य सेक्टर जो हैं जी। वो रिमोट सेंसिंग का डाटा और साथ ही पीएनटी यानी कि नेविगेशन से जो यूसेजेस हैं उसको बढ़ाकर इस इकॉनमी का बढ़ना होगा। तो बहुत अहम है कि हालांकि हम दुनिया के सिर्फ 5-6 लीडिंग नेशंस में हैं, स्पेस फेयरिंग नेशंस में, हमारा स्पेस इकोनॉमी की हिस्सेदारी बहुत कम थी और इसको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने फोकस किया है। और जैसे आपको पता है, एक नई बहुत फॉरवर्ड लुकिंग स्पेस पॉलिसी भी 2023 में गवर्नमेंट ने निकाली। इस पॉलिसी के अनुसार अब प्राइवेट सेक्टर को स्पेस में सब करने की अनुमति है, यानी कि कम्युनिकेशन, नेविगेशन, आईएसआर, यही नहीं, वो चांद या एस्ट्रॉइड से माइनिंग भी कर सकते हैं और स्पेस में कॉलोनीज भी बना सकते हैं। तो इन सब चीजों के लिए हमारी नई स्टार्टअप्स ने पिछले सिर्फ 4 साल में 2 कंपनियां हैं जिन्होंने सब ऑर्बिटल लॉन्च कर लिए हैं। ये एक कंपनी का नाम अग्निकूल है, दूसरी कंपनी का नाम स्काईरूट है, साथ ही 5 कंपनियां हैं जिन्होंने सैटेलाइट भी बना ली। तो बट साहब, जब हम पूरी बिल्कुल आप बहुत जब भी अब हम आपसे चर्चा करते हैं हमें इतना पॉजिटिव फील ये आता है क्योंकि स्पेस एक ऐसा सेक्टर है कि जब उसमें कोई भी देश कीर्तिमान स्थापित करता है तो ये उस देश और उस देश से जुड़े लोग उनके लिए गौरव की बात होती है। ऐसे में वेंचर फंडिंग की जब हम बात करते हैं, प्राइवेट पार्टनरशिप की जो हैंड होल्डिंग है, आप तो इतने सालों से इसे कवर करते रहे हैं, आप कितना बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट देखते हैं जो बजट में लगातार इस सेक्टर को एम्पटिस दिया गया है और बढ़ोतरी हुई है? सबसे पहले तो मैं आपको फिगर देना चाहूंगा, पिछले 3 साल के कम से कम $125 मिलियन प्राइवेट स्टार्टअप्स के लिए वेंचर कैपिटलिस्ट ने इंडिया में इन्वेस्ट किया है। पिछले साल करीब 76 करोड़, $76 मिलियन था, पर उससे पहले 2 साल 125 और $123 मिलियन था। पिछले साल के बजट में गवर्नमेंट ने एक और अनाउंसमेंट की कि 1,000 करोड़ का एक नया वीसी फंड शुरू किया और इस वीसी फंड का एम ये है कि जो नए स्टार्टअप्स भारत में आ रहे हैं उनको पैसा मिले और वो इसको डेवलप करें। बल्कि पिछले ही हफ्ते एक और टेक्नोलॉजी एडवांस डेवलपमेंट के लिए एक और इन स्पेस ने डिक्लेयर किया है जिसमें कि 500 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो कि नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्शन फंड उसको बोलते हैं, टीएएफ, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन फंड के में जो कंपनियां कुछ डेवलपमेंट कर पाई हैं उनको भी ये फंड मिलेगा अपने प्रोडक्ट को कमर्शियल करने के लिए। और जब हम बात करते हैं यहाँ पर जनरेशन स्पेस स्टार्टअप्स की जो अपने आप में सक्सेसफुल एंटरप्राइजेस में तब्दील हुए हैं, ये किस तरह से उस ग्रोथ के ड्राइवर इंजन बनेंगे जिसके बोगी में बैठकर हम लगातार कह रहे हैं कि इन सेक्टर्स को वो तवज्जो, वो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस अब दी जा रही है जो उम्मीद की गई थी दशकों पहले दी जानी चाहिए थी? तो देखिए कि निश्चय ही, जैसे मैं कह रहा था, 2020 और उसके बाद आगे गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट रहा है। गवर्नमेंट ने पहले अनाउंसमेंट की कि प्राइवेट सेक्टर आ सकता है, उसके बाद नई स्पेस पॉलिसी निकाली, उसके बाद में एक नई एफडीआई पॉलिसी निकाली है जिसमें कि 100% से लेकर एफडीआई डायरेक्ट रूट से इन भारत में इन्वेस्ट हो सकता है। और अब 1,000 करोड़ का ये वीसी फंड लिया है और इन सब का फायदा उठाने के लिए हमारे स्टार्टअप्स उत्सुक और तैयार हैं। और तभी मैं कह रहा था, 2 स्टार्टअप्स ने तो प्री ऑर्बिटल लॉन्च कर दिया है, अब वो ऑर्बिटल लॉन्च करेंगे और वो नई टेक्नोलॉजी से इसको कर रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी का मतलब एक कंपोनेंट्स 3D प्रिंटिंग से बने हैं और दूसरे का
पूरा ही इंजन जो रॉकेट का है वो 3D प्रिंटिंग से बना है। सैटेलाइट्स भी ऐसी बनी है कि एक कंपनी हमारी है जिन्होंने पहली 3 सैटेलाइट्स लॉन्च कर दी हैं जो कि हाइपर स्पेक्ट्रल डोमेन में है, और हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर्स वाली सैटेलाइट्स दुनिया में बहुत ही रेयर है। एक और कंपनी है दिगंतारा, छोटी सी कंपनी, जी। जो कि स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस में काम कर रही है। तो हमारे यहाँ जो काबिलियत है, जो हमारे यूथ के अंदर जो एनर्जी है, उसका फोकस अब स्पेस सेक्टर में हो रहा है। और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल आप कहाँ देखते हैं भट्ट साहब? खास तौर पर जिस डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात हम तमाम सेक्टर्स को आगे ले जाने के लिए करते हैं, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब कहीं ना कहीं बहुत ही पिविटल रोल प्ले करने के लिए आमादा है। उसका इस्तेमाल स्पेस सेक्टर के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है? देखिए, स्पेस सेक्टर में सब कुछ जो अच्छे प्रॉफिट्स आएंगे वो रॉकेट या सैटेलाइट बनाने से नहीं आते, बल्कि स्पेस के प्रोडक्ट्स एप्लीकेशन से आते हैं, जी। जो कि एप्लीकेशन अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए हैं। एग्रीकल्चर के लिए हैं, मेडिकल के लिए हैं, एजुकेशन के लिए हैं, नेविगेशन के लिए हैं। जब आपका स्विगी आपकी पोजीशन बताता है, वो भी एक सैटेलाइट की मदद से हो रहा है। अब इन सब में जब डाटा ऊपर सैटेलाइट से नीचे लाना पड़ता है तो बहुत ज्यादा डाटा आता है, पर एआई से आज के दिन में एज कंप्यूटिंग करके मिनिमम इंफॉर्मेशन के साथ भी आईएसआर की इंफॉर्मेशन, मतलब रिमोट सेंसिंग की इंफॉर्मेशन नीचे आ सकती है। ये एक मैंने आपको एग्जांपल दिया है, पर सारे एप्लीकेशंस में एआई के इस्तेमाल से एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए, इरिगेशन को इम्प्रूव करने के लिए, मॉनसून के असेसमेंट के लिए कई जगह है जहां एआई का स्पेस में अहम इस्तेमाल है। बिल्कुल। और इसके जो रिपलिंग इफेक्ट्स हैं, यानी कि पॉजिटिव इफेक्ट्स अलाइड सेक्टर्स पर क्या पड़ेंगे, जो स्पेस से कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से जुड़े हैं, उस पर भी भट्ट साहब के साथ बहुत ही रोमांचक चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल इकोनॉमी टुडे में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए। अगर आप स्पेस के बारे में इंटरेस्टेड हैं और आप जानना चाहते हैं कि दूसरी दुनिया में बहुत कुछ है जो आपके लिए, जुड़े रहिए इकोनॉमी टुडे के साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। नमस्ते, मेरा नाम रवि है। बहुत सालों से मैं अपना सीएनजी ऑटो चलाता हूँ और इससे मिलने वाले माइलेज से मैं खुश हूँ। नमस्ते, मैं राजेश हूँ। मैंने कुछ महीने पहले कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पर स्विच किया है। सीएनजी कम कीमत पर अधिक फायदा देती है और ये आसानी से उपलब्ध है। सीएनजी एक प्रदूषण रहित ईंधन है। इसकी उच्च इग्निशन तापमान के लिए धन्यवाद। आज ही सीएनजी अपनाएं। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और स्पेस इकोनॉमी पर चर्चा करने के लिए भट्ट साहब हमारे साथ जुड़े हैं। भट्ट साहब, हम स्पेस पर तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन इसके जो एलाइड सेक्टर्स हैं जिस पर रिपलिंग पॉजिटिव इफेक्ट होता है, उनके ज़रिए कई नौकरियां सृजित होती हैं। हम ऐसे नवोन्मेष को बढ़ावा देते हैं, अनुसंधान को बढ़ावा देते हैं, जो कई डेवलप्ड जो देश हैं या फिर डेवलपिंग नेशंस हैं उसके लिए भी उदाहरण स्वरूप है। तो देखिए, सबसे अहम इस्तेमाल तो बैंकिंग में है। आप एटीएम से पैसा निकालते हैं तो आपके सारे एटीएम्स जो आज के दिन में हैं वो वीसैट के द्वारा, सैटेलाइट के द्वारा कनेक्टेड है। उसके अलावा आज के दिन में घर तक डिलीवरी होने के लिए नेविगेशन, पोजीशन नेविगेशन और टाइमिंग का इस्तेमाल होता है, जिससे कि एग्जैक्ट पोजीशन पर किसी डिलीवरी को किया जा सकता है। इसके लिए भी सैटेलाइट्स का ही इस्तेमाल होता है। और आप देखिए इसका रिपलिंग इफेक्ट जो आप कह रहे हैं इकोनॉमी में है, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स हैं, कोई भी प्रोडक्ट जो है आज घर घर तक डिलीवर हो रहा है या दूर दराज के इलाके में डिलीवर हो रहा है, उसको नेविगेशन की जो मदद है, फाइनल लास्ट माइल की जो कनेक्टिविटी है, उसके लिए नेविगेशन पक्का जी। स्पेस बना होता है। और और अभी एक जैसे मिनिस्ट्री जी। ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एक नया इस्तेमाल लेके आ रही है। अभी जैसे आपको पता है कि बड़े एक्सप्रेसवेज वगैरह में टोल की पोजीशंस होती है, जहां पर गाड़ियों को काफी समय के लिए रुकना पड़ता है, इंजन ऑन रहता है, फ्यूल वेस्ट होता है, टाइम डिले होता है। कुछ समय बाद अभी ट्रायल में मॉर्थ कर रहा है, सब गाड़ियों का मॉनिटरिंग सैटेलाइट द्वारा होगा और ऑटोमेटिकली पेमेंट
जो जितना भी उसका टोल होगा, जितना डिस्टेंस उन्होंने एक्सप्रेसवे में मूव किया होगा, वो ऑटोमेटिकली टोल कट जाएगा। जी। तो कहीं पर जो ये बड़े बड़े जो टोल पोस्ट हैं और जहां पर ट्रैफिक के फ्लो को डिले होता है, वो नहीं होगा। बिल्कुल। आज और के दिन में ये आज के दिन में हर एक कमर्शियल व्हीकल में सेंसर हो सकता है कि कोई भी जिसकी कमर्शियल लॉजिस्टिक्स कहीं दिल्ली से बॉम्बे या बॉम्बे से आगे केरला जा रही हैं, तो उसको एग्जैक्टली लोकेशन पता है कि उसकी गाड़ियां कहाँ पर जी, और ये जो टेक्नोक्रेटनेस है वो कैसे आपकी आर्थिक गति को प्रगति के पथ पर तेज रफ्तार के साथ दौड़ेगी, ये हमें देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, हमेशा आपके साथ चर्चा करना बेहद सार्थक और सकारात्मक रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया अपने विचार इस मन से साझा करने के लिए, अपना कीमती समय भी देने के लिए। और अब आप इसके साथ बात करते हैं गुवाहाटी को लेकर, जहां एडवांटेज असम 2.0 सम्मेलन के दौरान केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने असम में 6 अतिरिक्त गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल, एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और नई ट्रेनों की घोषणा की। गुवाहाटी अगरतला के बीच एक और वंदे भारत एक्सप्रेस और 2 अमृत भारत जो ट्रेन हैं उन्हें जल्द शुरू किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि लुमडिंग में 300 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे इंजन रीमैन्युफैक्चरिंग सुविधा और बोडोलैंड के बशबारी में वैगन वर्कशॉप स्थापित की जाएगी। उसके साथ ही असम में ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और सेमीकंडक्टर प्लांट की भी योजना है। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को IT हब में बदला जाएगा, जिसमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलेगा। मोदी जी ने 2 नई अमृत भारत ट्रेन सैंक्शन की है। आपके लिए और सैंक्शन किया है मोदी जी ने एक रेलवे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, और 2 और नई गाड़ी सैंक्शन की है मोदी जी ने, एक सिलचर से गुवाहाटी इंटरसिटी और एक गुवाहाटी से अगरतला इंटरसिटी। अब तक अपने 2 गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल सैंक्शन हुए हैं और चालू भी हो गए, मोइनराबाद और सिन्नमरा, और आज 6 नए गति शक्ति कार्गो टर्मिनल सैंक्शन किए जा रहे हैं आपके लिए। और वक्त तो चला कि आपसे विदा लें, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं कारोबार जगत की कुछ बड़ी खबरों के साथ। अंदाज रहेगा फटाफट। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कार्यक्रम के दौरान भारत की जैव अर्थव्यवस्था की प्रगति के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत की जैव अर्थव्यवस्था 2014 में $10 बिलियन से बढ़कर 2024 में $130 बिलियन से अधिक हो गई है। 2030 तक जैव अर्थव्यवस्था $300 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने एडवांटेज असम 2.0 में असम के अंतर्देशीय जल मार्ग क्षेत्र के सुधार के लिए 4800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह निवेश राज्य की जटिल और सशक्त जल मार्ग प्रणाली की अपार क्षमता को विकसित करने में मदद करेगा। सरकार पैन 2.0 के जरिए डुप्लीकेट पैन को पूरी तरह खत्म करना चाहती है। आयकर अधिनियम 1961 के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति के नाम पर 1 से ज़्यादा पैन कार्ड पाए जाते हैं तो उसे क्षेत्रीय कर अधिकारी को सौंप कर रद्द कराना होगा। ऐसा नहीं करने पर आयकर अधिनियम की धारा 272B के तहत 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। भारत पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण के अपने लक्ष्य को बढ़ाकर 20% से अधिक करने पर विचार कर रहा है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इस पर विचार करने के लिए नीति आयोग के तहत एक समिति गठित की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि 19.6% मिश्रण पहले ही हासिल किया जा चुका है। DPIIT ने भारत में नवाचार को बढ़ावा देने और विनिर्माण तथा फिनटेक स्टार्टअप के विकास में तेजी लाने के लिए पेटीएम के साथ करार किया है। इस सहयोग के तहत पेटीएम स्टार्टअप को सलाह, बाजार तक पहुंच और फंडिंग अवसर प्रदान करेगा, जिससे उन्हें आगे बढ़ने और नवाचार में मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज मुंबई में उद्योग परामर्श बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक के दौरान केंद्रीय बजट 2025 से संबंधित प्रमुख समुद्री क्षेत्र की घोषणाओं और उन पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा की जाएगी। सेबी ने ICCL पर 5 करोड़ से ज़्यादा का जुर्माना लगाया है। सेबी के मुताबिक साइबर सुरक्षा और सिस्टम ऑडिट से जुड़े नियमों का पालन न करने की वजह से यह जुर्माना लगाया गया है।
शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी अपग्रेड ने पढ़ाई और कौशल विकास में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपए के एआई इनक्यूबेटर बनाने की घोषणा की है। इससे पहले कंपनी ने महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से 2150 करोड़ रुपए के निवेश के साथ एक एआई उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की थी। साथ ही कंपनी ने 10 लाख भारतीय पेशेवरों को एआई में प्रशिक्षित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी साझेदारी की है।